तमिलिसानी यफ़क़ाहू क़ौली। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, ये है थीम्स, मोटिव्स एंड सिंबल। थीम्स कहते हैं यूनिवर्सल आइडियाज़ को, मोटिव्स जो हैं इमेजेस को कहते हैं कि कौन से इमेजेस यूज़ हुए हैं, और सिंबल्स यानी कि वो इमेजेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं उनको सिंबल्स कहते हैं, वो भी ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं इमेजेस। मोटिव्स जो हैं उसमें आप ऐसे समझ लें कि कुछ थिंग्स, चीज़ें होती हैं जिनको एज अ मोटिव यूज़ किया जाता है, और सिंबल्स भी मतलब वही इमेजेस ही होते हैं। जैस इज़ अ हिस्टोरिकल नॉवल बाय पुलिट्जर एंड नोबेल प्राइज विनिंग अमेरिकन author Toni Morrison. The novel forms the second part of Morrison-Dantesque trilogy on African American history, beginning with Beloved and ending with Paradise. Morrison is a modern novelist, and in this novel, she has presented a horde of new themes and motifs, and has made an extensive use of symbolism. One of the main themes of novel is violence. Jazz begins with a recap of Dorcas' murder and Violet's attack on her corpse. ठीक है, स्टार्ट ही नॉवल का जब होता है तो डॉर्कास के मर्डर और वायलेट का जो अटैक होता है उसकी डेड बॉडी के ऊपर, द कपल दैट किल्स एंड then defaces the young girl, seem immediately to be evil and immoral character, but surprisingly, Morrison goes on to flesh them out and to explain in part that their violent acts stem from suppressed anguish and disrupted childhoods. ठीक है, अब वो जब लगता तो ऐसे ही है कि भाई ये बड़ा इमोरल, मतलब ये जो कैरेक्टर्स हैं लगता ऐसे ही है ये दोनों के, ये जो कैरेक्टर्स हैं ये इवल और इमोरल कैरेक्टर है, लेकिन एक्चुअली वो क्यों इस तरह के होते हैं, क्योंकि उनके जो बचपन होते हैं वो बहुत ही बुरे गुजरे होते हैं, डिस्ट्रप्टेड चाइल्डहुड्स होते हैं, सुप्रेस्ड एंग्विश होता है उनके अंदर, जो कि उनके वायलेंट एक्ट्स का बायस बनता है। मॉरिसन ट्रेसेस द वायलेंस ऑफ द सिटी कैरेक्टर्स बैक टू वर्जीनिया। अब मॉरिसन जो है वो ट्रेस करती है वायलेंस ऑफ द सिटी कैरेक्टर्स को वर्जीनिया के कैरेक्टर्स के साथ, वेयर जनरेशन ऑफ एनस्लेवमेंट्स एंड पॉवर्टी टोर फैमिलीज अपार्ट, जहाँ पे जनरेशंस ऑफ एनस्लेवमेंट यानी कि गुलामी की जो जनरेशंस हैं और पॉवर्टी जो है उसने फैमिलीज को ख़त्म करके रख दिया था। Subtly, Morrison suggests that black violence of the city carries over from the physical and psychic violence committed against the race as a whole. और मॉरिसन ये सजेस्ट करती है कि ब्लैक ऑन ब्लैक वायलेंस ऑफ द सिटी जो है एक्चुअली वो कैरी ओवर करती है फ्रॉम द फिजिकल और साइकिक वायलेंस जो कि उस रेस के अगेंस्ट कमिट होता है एज अ होल। She interweaves allusions to racial violence into her story with a neutral tone and lets the historical facts speak for themselves. Further, her descriptions of scenes are often filled with violence, और उसकी जो descriptions है scene की वो भी full of violence, and she discusses buildings which are cut but are razor-like line of sunlight. Even her narrative is violently constructed with stories wrenched apart, fragmented, and retold in a way that mirrors the splintered identities of the novel's principal character. अब मेन थीम ही इसकी जो है वायलेंस है, और वायलेंस क्यों यहाँ पे शो की जाती है, एक्चुअली ये दिखाया गया है कि उस जनरेशन के अंदर जो हेडलम में जो लोग थे एक्चुअली वो इतने, उनका बचपन इतना सुप्रेस्ड गुजरा था और गुर्बत ने इतना उनकी फैमिलीज को टोर अपार्ट कर दिया था कि उनकी जो सुप्रेशन है फिर वो फाइनली कन्वर्ट होती है एक वायलेंस में। और मोर ओवर यहाँ पे वो एक रेशियल वायलेंस भी शो करती है कि जो ब्लैक ऑन ब्लैक है स्टोरी के अंदर विद अ न्यूट्रल टोन, और फिर हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताते हैं कि असल में इन ब्लैक्स के साथ क्या हुआ था। फिर अनदर थीम ऑफ नॉवल इज मदरहुड. Mother was always absent from the lives of Morrison's character, having abandoned their children, died or simply disappeared. मदर्स जो है एक्चुअली टॉनी मॉरिसन के कैरेक्टर्स में हमेशा ही मतलब गायब ही रही हैं, और वो ये शो करती है। अब आप देखें जितनी भी खवातीन यहाँ पे दिखाई गई हैं, कोई जो है लाइक अगर हम ट्रू वैली की बात करें तो वो भी अपनी बेटी को छोड़ के एनस्लेवमेंट की ज़िंदगी गुजारती है, और वो एक कर्नल के घर में जो है वो गुलामी की ज़िंदगी एक्चुअली गुजारी अपनी बेटी को छोड़ के। सेम इज़ द केस उसकी बेटी की भी, जब बेटी पैदा होती है तो वो खुद भी सुसाइड कर लेती है।
तो इसी तरीके से उसने दिखाया है कि वो जो मदर का कैरेक्टर है वो बिल्कुल ही एब्सेंट है फ्रॉम द लाइव्स ऑफ द चिल्ड्रन, या तो वो मर जाती हैं या सिंपली डिसअपियर हो जाती हैं या सुसाइड कर लेती है। द एब्सेंस ऑफ मदर्स आल्सो रिफ्लेक्ट द एब्सेंस ऑफ अ मदरलैंड, और एब्सेंस ऑफ मदर शो करता है एब्सेंस ऑफ अ मदरलैंड एज द अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी सर्चेस फॉर अ वॉक फॉर अ वे टू मेक अमेरिका इट्स होम। और फिर जो है क्या है कि ये जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है वो सर्च करते हैं एक वे के लिए टू मेक अमेरिका इट्स होम, कि वो अमेरिका को अपना होम बनाए डिस्पाइट द ऑर्डर्स ऑफ डिसलोकेशन एंड स्लेवरी, बजाय इसके कि उनके जो ऑर्डर्स ऑफ डिसलोकेशन और स्लेवरी है उसकी बजाय, ठीक है। तो वो अमेरिका की तरफ सफर करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं, यानी कि वो अफ्रीका से अमेरिका की तरफ जाते हैं, न्यूयॉर्क की तरफ जाते हैं और वो वहाँ पे बसना शुरू हो जाते हैं। और फिर वहाँ बसने के बाद जो उनको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, एक्चुअली ये उसके बारे में कहानी है कि कहाँ से साउथ से नॉर्थ की तरफ जब ये लोग ट्रैवल करते हैं। द मदर ऑल्सो सिग्निफाइज अ कॉमन कल्चरल एंड रेशियल हेरिटेज दैट alludes the characters as they struggle to define themselves. The word mama rests on the tip of character's tongue, ठीक है। और ये जो वर्ड मामा है वो टिप ऑफ द कैरेक्टर्स टंग पे रहता है एंड इज अनकॉन्शियस लेमन फॉर अ लॉस्ट होम और फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, और शायद एक अनकॉन्शियस मातम है फॉर अ लॉस्ट होम, क्योंकि माँ ही नहीं है तो घर भी नहीं है, और फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। ड्यूरिंग वन ऑफ Violet's visit, Alice Manfred blurts out, "Oh, Mama," and then covers her mouth, shocked at her own vulnerability. ठीक है। और ड्यूरिंग वन ऑफ वॉयलेट विजिट्स एलिस मैनफ्रेड जो है वो ब्लर्ट्स आउट होती है और वो क्या कहती है, ओ मामा, और फिर वो अपने माउथ को देन कवर्स हर माउथ शॉक्ड एट हर ओन वल्नरेबिलिटी, और वो अपने माउथ को कवर कर लेती है और अचानक से शॉक्ड हो जाती है कि उसने ये लफ्ज अल्फा जो है वो लफ्ज अदा किया। डॉर्कस ऑल्सो रेफर्स टू हर मदर आउट ऑफ नो वेयर एज शी लाइज ऑन हर डेथ बेड, और डॉर्कस भी रेफर करती है अपनी मदर को आउट ऑफ नो वेयर शी लाइज ऑन हर डेथ बेड, जब वो मर रही होती है। थिंकिंग आई नो हिज नेम बट मामा वॉन्ट टेल, Morrison's narrator ever present in the lives and histories of her character. अब देखिए मॉरिसन का नैरेटर कौन है इस कहानी के अंदर। एक जिसे कहना चाहिए एक नैरेटर जो है ना वो हमेशा रहता है। एक तो मॉरिसन कहानी सुना रही है, एक इसके अंदर नैरेटर भी है जो अपनी कोई ना कोई सजेशन, अपना आइडिया, अपना कंक्लूजन ज़रूर देता है, ठीक है। तो वो एनोनिमस एक नैरेटर होता है जो हमेशा प्रेजेंट रहता है उसके नॉवेल्स में, एवर प्रेजेंट इन द लाइव्स एंड हिस्ट्रीज ऑफ हर कैरेक्टर, doubles as a kind of mother for the text trending to the community of Black Harlem। और वो जो है doubles as a kind of mother for text, जो कि डबल करता है as a kind of mother for text, और फिर वो ट्रेंड करता है to the community of Black Harlem, और वो ट्रेंड करता है यही नैरेटर जो है, यानी कि डबल एज अ काइंड ऑफ मदर फॉर द टेक्स्ट, यानी कि अब वो डबल कर देता है उस काइंड को ऑफ मदर को फॉर द टेक्स्ट, और फिर वो ट्रेंड करता है उस ब्लैक कम्युनिटी को जो कि हेलमन में रहती है। This leads us to another theme of novel, which is racial differences. अब वो racial differences की बात करता है यहाँ पे। With its shape shifting, omnipresent narrator, Jazz immerses its reader in the psyche and history of its African American characters. अब वो racial differences की बात करता है with its shape shifting। अब ये जो काले थे ये शिफ्ट तो हो गए अमेरिका में ताकि वो अपनी ज़िंदगियां जो है वो बेहतर बना सकें, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद जो उनको रेशियल एक तरह से जो प्रॉब्लम्स फेस हुए जो कि उनकी साइकी पे असरअंदाज कर गए, और हिस्ट्री ऑफ इट्स अफ्रीकन अमेरिकन कैरेक्टर्स जो है उसके ऊपर असरअंदाज हुए। द बुक अटेम्प्ट्स टू मिरर फ्रॉम एन एंथ्रोपोलॉजिकल एंड फिक्शनल स्टैंड पॉइंट। एंथ्रो कहते हैं ज़मीन को, ठीक है। तो ये जो एंथ्रोपोलॉजिकल यानी कि उनके जो जियोग्राफिकल और फिक्शनल स्टैंड पॉइंट्स हैं उनके हिसाब से जो है वो मिरर करता है, ये किताब उसको मिरर करती है कि जो उनको ज़मीन से रिलेटेड यानी कि कंसर्न्स थे या उनको जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, द कंसर्न्स फॉर दिस कम्युनिटी एंड द रूट ऑफ देयर कलेक्टिव सर्च फॉर आइडेंटिटी।
The narrator does not travel far from the self-contained universe of Black Harlem. और narrator जो है वो travel ज़्यादा far नहीं कर सका from self-contained universe of Black Harlem कि वो Black Harlem कि वो यूनिवर्स ऑफ ब्लैक जो कि हरलम में रहते थे उनको जो है उनके लिए उनको ज़्यादा समझ सकता है एंड डज नॉट फोकस ऑन द लाइव्स ऑफ एनी वाइट कैरेक्टर. ना ही उसने लाइव्स ऑफ वाइट कैरेक्टर्स को शो किया सेव फॉर वेरा लाउस ग्रे. और फिर क्या है उसने वेरा बल्कि जो कि वेरा लाउस ग्रे थी ना ही उसकी ज़्यादा लाइफ पे इतना ज़्यादा गौर किया. द लेगेसी ऑफ स्लेवरी रीब्रेड्स थ्रू आउट द स्टोरी. और ये जो लेगेसी ऑफ स्लेवरी थी वो थ्रू आउट द स्टोरी हमारे सामने रीब्रेड्स होती रही एंड द इन्फ्लक्स ऑफ ब्लैक्स टू द सिटी रिफ्लेक्ट्स अ डिस्टेंसिंग फ्रॉम दिस पास्ट. और वो जो ब्लैक्स थे जो कि उस सिटी में आए वो रिफ्लेक्ट करते हैं एक डिस्टेंसिंग फ्रॉम दिस पास्ट. फिर जो माइग्रेशन इन्होंने की थी वो भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है. ऑलमोस्ट ऑल मॉरिसन कैरेक्टर माइग्रेट टू न्यूयॉर्क सिटी. तमाम जो कैरेक्टर्स थे वो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए न्यूयॉर्क सिटी जाते हैं from other parts of country in an attempt to escape economics and social prejudice and in search of a new state and start in Harlem. The motives of migration goes hand in hand with numerous allusions to birds and recurs frequently in narration of characters' histories. और इसी तरह वो जो मोटिव यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं ऑफ माइग्रेशन goes hand in hand with the numerous allusions of birds. जैसे allusion of birds जो है वो हमने देखी और फिर उसके बाद रिकर करता है फ्रीक्वेंटली इन द नरेशन ऑफ कैरेक्टर हिस्ट्रीज. मेलवॉन नेफ्यू विलियम द यंगर exemplifies a constantly shifting and itinerant black population with his sudden departure from New York for Chicago, so or was it San Diego or some other city ending with O. अब इसी तरीके से मेलवॉन का जो नेफ्यू था विलियम द यंगर जो एग्जाम्पलीफाई करता है एक कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग को. और फिर वो क्या करता है इटिनरेंट ब्लैक पॉपुलेशन विद हिज सडन डिपार्चर फ्रॉम द न्यूयॉर्क. और फिर वो शो करता है ब्लैक पॉपुलेशन को अपनी सडन डिपार्चर जो कि न्यूयॉर्क से शिकागो या फिर सैंडिगो या किसी ऐसे सिटी जिसका नाम एंड होता है ओ के ऊपर वहाँ पे वो उसकी कंटिन्यूस शिफ्टिंग दिखाई जाती है. His restlessness indicates an inability to establish roots or connection in one place and echoes the homelessness of Morrison's principal characters. अब आपने बाज लोगों को देखा होगा वो लोग शिफ्टिंग पे शिफ्टिंग करते रहते हैं लेकिन वो किसी एक जगह पे सेटल डाउन नहीं हो पाते. और ये शो करता है रेस्टलेसनेस को एक्चुअली. और उसकी जो रेस्टलेसनेस है वो इंडिकेट करती है उसकी उसकी इनएबिलिटी कि वो अपनी रूट्स को इस्टेब्लिश नहीं कर पाता या वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता और या फिर उसका एक प्लेस के साथ कोई कनेक्शन नहीं बन पाता या वो इको करता है होमलेसनेस को ऑफ मॉरिसन प्रिंसिपल कैरेक्टर. फिर ऑर्फन्स भी यहाँ पे एक थीम ऑफ नॉवल थी कि उस दौर में ऑर्फन्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए थे. नेक्स्ट टू माइग्रेशन अनदर रिकरेंट थीम और मोटिव ऑफ नॉवल इज ऑर्फन्स, यतीम बच्चे. द एब्सेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पेरेंटल प्रेजेंस इन जैज टाइज टुगेदर many of Morrison's character and connect their shared sadness to one cause, raised by aunts, grandparents, and adoptive parents. Violet, Joe, and Dorcas all experience a feeling of displacement and feel that they are handed over with no control, unable to control the fact that they are orphans and placed in homes without any choice in the matter. Characters are relocated in a way that resonates with paternalistic adoption of slaves. Their true parents would be the tie to a history and would provide an identity for the character. Thus, the lack of parents create character sense of displacement and their obsessive desire to find a stable and complete identity. ठीक है. और इस वजह से क्योंकि उनके पेरेंट्स ही नहीं थे तो ये कैरेक्टर सेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्रिएट करता है और उनकी जो ऑब्सेसिव डिज़ायर है कि वो एक स्टेबल और कंप्लीट आइडेंटिटी फाइंड आउट करें. जैसे जो है जो ट्रेस जो है सॉरी यस जो ट्रेस जो है वो हमेशा जो है अपनी कंप्लीट आइडेंटिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करता है. Morrison has also made an extensive use of symbolism in this novel.
Symbolism is a device which enriches a work of art and imparts greater meaning to it. The most important symbol used in novel is music. ठीक है, अब हम symbolism पे आ रहे हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे symbols यूज हुए हैं. तो मेन symbol क्या है इसका, वो है music. As the name of the novel implies, music operates both thematically and formally to provide structure to book. The jazz music of 1920s situates the narrative in a specific cultural and historical moment. When a black aesthetic style was gaining ground in New Orleans and New York, both the city and woods of Virginia, and describes as having their own music. अब ये दोनों सिटी अगर हम ब्लैक एस्थेटिक स्टाइल जो है वो वॉज गेनिंग ग्राउंड इन न्यू ऑर्लिन्स एंड न्यूयॉर्क. ठीक है, वो न्यू ऑर्लिन्स और न्यूयॉर्क में जब ये जो है मतलब एक तरह से पल बढ़ रहे थे या प्रोग्रेस कर रहे थे, बोथ द सिटी और जो वुड्स यानी कि वर्जीनिया के जो जंगल हैं या विलेजेस हैं, एंड डिस्क्राइब्ड इट हैविंग देयर ओन म्यूजिक. हर किसी का अपना म्यूजिक और रिदम था. एंड द पेस ऑफ नैरेटर स्टोरी टेलिंग रेंजेस फ्रॉम अपबीट एंड फास्ट टू स्लो एंड ब्लूजी. और इसी तरह वो जो पेस है बढ़ना ऑफ नैरेटर स्टोरी, यानी कि नैरेटर की स्टोरी जिस तरह स्टोरी टेलिंग जैसे आगे बढ़ती है, टेलिंग रेंजेस फ्रॉम अपबीट, वो रेंज करती है अपबीट से, और फास्ट टू स्लो एंड ब्लूजी. म्यूजिक ऑल्सो स्पीक टू द इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑन अ डीप लेवल. And when Alice Manfred worries about the sinful parts of the music, और म्यूजिक जो है इंडिविजुअल कैरेक्टर से मतलब ऑल्सो स्पीक्स टू द इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑन अ डीप लेवल, उनसे डीप लेवल में बात करता है. और जब एलिस मैनफ्रेड जो है वो उसकी सिंफुल पार्ट से डर जाती है. हाउएवर म्यूजिक कैन ऑल्सो बी रिस्टोरेटिव एज फैलिस facilitates the healing process between Joe and Violet by bringing over her records and watching them dance. और फैलिस जो है फैसिलिटेट करती है हीलिंग प्रोसेस बिटवीन जो और वायलेट को, जब जो है वो वहाँ पे कोई रिकॉर्ड्स लगाती है, यानी कि अपने कोई सॉन्ग लगाती है, म्यूजिक लगाती है, और फिर वो देखती है उनको डांस करते हुए. देयर आर सम माइनर सिंबल्स एज वेल लाइक रेड विंग बर्ड्स. ठीक है, रेड विंग बर्ड्स एक और यहाँ पे सिंबल था. According to the local Virginia law, wild proximity is always indicated by flight of red-winged birds from nearby trees. The workers in the sugarcane field established their own set of symbols in natural world based on shared stories and experiences. और इसी तरह से वर्कर्स जो थे जो कि शुगर केन फील्ड्स में काम करते थे, वो अपने ही सिंबल्स क्रिएट कर लेते हैं इन नेचुरल वर्ल्ड based on shared stories or experiences. The collective recognition of a red-winged bird as a herald of wild's presence illustrates the richness of community bond. और यही जो कलेक्टिव रिकॉग्निशन है रेड विंग बर्ड की, जैसा कि एज अ हेरल्ड ऑफ वाइल्ड प्रेजेंस illustrate the richness of the community bond. तो जैसे ये जो हेरल्ड है वाइल्ड की प्रेजेंस का, वो इलस्ट्रेट करता है रिचनेस ऑफ कम्युनिटी बॉन्ड्स के. उस दौर की कम्युनिटी बॉन्ड कितने स्ट्रॉन्ग थे कि जब वो जंगल में जाके एक बच्चा पैदा करती है तो किस तरीके से उसको सपोर्ट किया जाता है, जबकि ऑन द अदर हैंड जो शहरी लाइफ थी वो कितनी जो है वो डिजास्टर्स थी. अनलाइक वॉयलेट्स केज बर्ड, द birds in Virginia had not lost their inflict of lights. और मैंने वही बताया शहर और गांव की जिंदगी, तो वो कहता है कि अनलाइक वॉयलेट के केज बर्ड, वॉयलेट के वो जो बर्ड्स थे जो उसने पाले हुए थे जिसको वो पिंजरे में रखती थी, तो बर्ड्स इन वर्जीनिया हैव नॉट लॉस्ट देयर इन्फ्लिक्ट ऑफ लाइट. तो वो जो बर्ड्स जो थे वर्जीनिया के, उन्होंने अपने इन्फ्लिक्ट ऑफ लाइट को लॉस नहीं किया था. एंड लाइक द विमेन दैट दे शेडो एंड दे रिप्रेजेंट फ्रीडम फ्रॉम सोसाइटी बॉन्ड्स. और उन्होंने लाइक द विमेन वो जो है वो दैट दे शेडो वो क्या प्रेजेंट करते हैं, फ्रीडम फ्रॉम सोसाइटी बॉन्ड. ये सारे बर्ड्स जो हैं वो अपनी फ्लाइट करना नहीं भूले थे, बेशक वो केज थे जस्ट लाइक द वीमेन, और उन्होंने क्या शो किया, फ्रीडम फ्रॉम द सोसाइटी बॉन्ड. द ग्रीन ड्रेस दैट passes hands from Vera Love's Grey to Joe's mother. Wild connects the novel character and suggests the way in which their stories interest. A fine garment worn by daughter of a wealthy slave owner, the dress finds its way into rustic cabin of girl's black lover Henry Lestroy. अब ये जो ग्रीन ड्रेस होता है जो कि वेरा लॉय से किसको मिलता है, जो की माँ को मिलता है.
जो की माँ कौन थी, वाइल्ड थी ना। तो वो जो है कनेक्ट करता नॉवल के कैरेक्टर को, सजेस्ट द वे इन विच देयर स्टोरीज इंटरेस्ट, जिस तरह से उनकी स्टोरी जो है वो इंटरेक्ट करती है, शो नजर आती है। अ फाइन गारमेंट वॉर्न बाय अ डॉटर ऑफ अ वेल्दी स्लेव ओनर, एक फाइन गारमेंट जो कि एक वेल्दी स्लेव ऑनर, डॉटर ऑफ अ वेल्दी स्लेव ऑनर, ठीक है। वेरा लाउस ग्रे कौन थी, एक स्लेव, वेल्दी स्लेव ऑनर की बेटी थी वो, ठीक है। तो अब वो जो फाइन गारमेंट है, वो जो उसका ग्रीन ड्रेस है, बाद में किसको मिलता है, द ड्रेस फाइंड इट्स वे इनटू रस्टिक कैबिन ऑफ गर्ल्स ब्लैक लवर हेनरी लेस्ट्रॉय, और वो जो है फिर रस्टिक कैबिन ऑफ गर्ल्स ब्लैक लवर जो कि उसका हेनरी ट्रॉय है, उसके हाथ लगता है। द empty shell of its absence honor the dress represent Vera life's abandonment and social strictures that forced her to move away। और ये जो empty shell है उसके absent honor का, वो क्या शो करता है, और वो जो ड्रेस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेरा लाउस की अबेंडमेंट को शो करता है। और वो जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं जो फोर्स करते हैं उसको कि वो वहां से चली जाए। हाउएवर द ड्रेस चेंजिंग मीनिंग व्हेन हर सन गोल्डन ग्रे ड्रैप्स इट ओवर वाइल्ड्स बॉडी, जब वो गोल्डन ग्रे जो है उसका वो लिबास जो है वाइल्ड की बॉडी पे डालता है। अ कंसिलिएटरी जेस्चर दैट अल्टीमेटली अंडर्स द वर्क ऑफ हर फैमिलीज रेसिस्ट बैकग्राउंड, जो कि एक्सक्यूज अल्टीमेट, मी, जो कि अल्टीमेटली क्या शो करता है यहाँ पे, एक कॉन्सिलिएटरी जेस्चर शो करता है कि अल्टीमेटली डज द वर्क ऑफ अवर फैमिली रेसिस बैकग्राउंड, जैसे उसका फैमिली का रेसिस बैकग्राउंड था जिसने वो इस तरह अल्टीमेटली अंडू किया था उसने उसके फैमिली के रेसिस बैकग्राउंड को। When Joe finds the tattered old dress in wild hover, और जब जो ने वो टैटर्ड फटा हुआ ड्रेस जो है वाइल्ड के हॉबल में देखा, तो द गारमेंट सिंबलाइज द होप ऑफ हीलिंग अ पेनफुली इनहेरिटेड लेगेसी। तो वो जो गारमेंट्स है, वो जो कपड़ा है, वो सिंबलाइज करता है एक होप को कि उसने हील किया है एक पेनफुल इनहेरिटेड लेगेसी को। इवन द कैरेक्टर ऑफ नॉवल आर सिंबॉलिक इन वन वे और द अदर। For example, one of the novel's central relationship is sustained romantic affair between Joe Trace, a 50-year-old man, and Dorcas, who is in her late teens. ठीक है। और नॉवल का सेंट्रल, वन ऑफ द नॉवल सेंट्रल रिलेशनशिप जो कि एक रोमांटिक लव अफेयर है किसके दरमियान, जो ट्रेस और भी डॉर्कास। Throughout the novel, the murdered girl becomes a symbol of youth. Her aunt Alice Manfred identifies Dorcas' youth with a budding sexuality that has brought calamity। और उसकी जो आंट है एलिस मैनफ्रेड, वो आइडेंटिफाई करती है डोरकास की यूथ को एक बडिंग सेक्सुअलिटी के साथ, दैट हैज ब्रॉट कॉलमेटी, जो कि एक कॉलमेटी यानी कि एक हादसे का बायस बनती है। द मोटिव ऑफ गार्डन ऑफ ईडन प्रेजेंट्स द इमेज ऑफ डोरकास एज यंग इवन who is enticed and एंटाइसिंग, ठीक है। और ये जो गार्डन ऑफ ईडन है वो प्रेजेंट करता है इमेज ऑफ डॉर्कास को जैसे एज ए यंग इवन, जो कि एंटाइस है या एंटाइसिंग है, ठीक है। तो वो जो गार्डन ऑफ ईडन है, मोटिव ऑफ गार्डन ऑफ ईडन, वो क्या प्रेजेंट करता है इमेज ऑफ डॉर्कास को कि जो एंटाइस भी है और एंटाइसिंग भी है। वॉयलेट ट्रेस रिएक्शन टू डॉर्कास इज सिमिलर, इसी तरीके से वॉयलेट ट्रेस का जो रिएक्शन है डॉर्कास के साथ वो भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हर jealousy stems from her husband affair and she cannot help but notice the contrast between aging sagging body and Dorga's youthful fuller figure। Violet tries to drink malts and eat multiple meals to regain the pounds other youth, and her competition with the dead girl is ironic। अब वो जो वॉयलेट जो है वो जो कोशिश करती है कि वो माल्ट्स पिए और वो मल्टीपल मील्स को खाए ताकि वो रिगेन करे उन पाउंड्स को, यानी कि अदर रिगेन द पाउंड्स अदर यूथ। एंड उसका कंपटीशन किसके साथ था, एक डेड गर्ल के साथ था, यानी कि वो तो मरी हुई लड़की थी लेकिन वो उसके साथ एक कंपटीशन के मतलब उसका एक कंपटीशन दिखाया गया। बिकॉज वॉलन डज नॉट वांट टू compete with the young dead child, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो compete करे एक यंग डेड चाइल्ड के साथ। rather she wishes that Dorcas would be the young daughter that she never had।
कि शायद वो उसकी विश थी कि डॉरकास उसकी यंग डॉटर होती, जो कि उसको कभी मिली नहीं. डॉरकास फ्रेंड Phyllis comes to serve the role for Violet, and she also provides consolation for Joe, demonstrating a healthier way in which youth can sustain age without bloodshedding. अब एक तरफ जो है डॉरकास थी, जिसने एक ऐसी यूथ जिसने उस वक्त की सोसाइटी को बर्बाद कर दिया, उसके पैरेलल पे उसका एक फॉयल कैरेक्टर बनाया फैलिस. अब फैलिस वहां पे आती है और वो सर्व करती है एक रोल फॉर वॉयलेट, और वो जो है प्रोवाइड करती है कंसोलेशन फॉर जो, और फिर वो डेमोन्स्ट्रेट करती है एक हेल्दियर वे जिसके अंदर एक जो यूथ है वो एक एज को सस्टेन कर सकती है विदाउट ब्लड शेडिंग, यानी कि एक एज को बचाया जा सकता है. और इसके लिए यूथ को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि जो पुराने माइंड्स होते हैं बेटा वो बन चुके होते हैं, वो बन के होते हैं. उसके लिए जो न्यू माइंड्स होते हैं वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं. हम कहते हैं ना कि जब नौजवान जो होता है, हर नेशन का जो जवान होता है उसके हाथों में अक़वाम की तकदीर होती है. सेम इसी वजह से नेशंस डेवलप करने के लिए यूथ के ऊपर काम किया जाता है. अगर यूथ स्पॉइल हो जाए तो नेशन स्पॉइल हो जाती है, और अगर यूथ बन जाए तो नेशन बन जाती है. तो यहाँ पे एक्चुअली रोल ऑफ यूथ दिखाया गया कि फैलिस इज द एक्सेप्शनल केस. बाकी जितनी यूथ दिखाई गई जिसमें एक्टन था और फिर डॉरकास थी, ये सब क्या थे, ये ऐसी यूथ थी जो कि स्पॉइल्ड यूथ थी. और ऑन द अदर हैंड फैलिस जैसे जो लोग थे वो उस एज को बचाने के लिए काम कर रहे थे, जो कि विदाउट ब्लडशेड, यानी कि एंटी वायलेंट एक कैरेक्टर उन्होंने दिखाया. In conclusion, we can say that with the writing of jazz, Morrison takes on new tasks and new risks. Jazz, for example, does not fit the classical novel format in terms of design, sentence structure, or narration. Just like the music this novel is named after, the work is improvisational. In this work, she is influenced not only by jazz, blues, and gospel music. She was reared on, but also by folklore, tall tales, and ghost stories that her family told for entertainment. The result is a writing style that has unique mix of musical, the magical, and the historical.